welcome back to my channel. Welcome to my channel if you have landed here for the very first time. Hope you subscribed to my channel, clicked on notification bell so you don't miss out any further updates. You can also follow me on my Instagram or mini blog channel. दोनों के लिंक होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. नमस्ते, दिस इज द्विजा और कैसे हैं आप? दिस इज योर सनशाइन इन ह्यूमन फॉर्म और आज हम देख रहे हैं द मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो. दिस इज Inside Antarctica's secret whale. I don't know what this is going to be exactly about, लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है और 5 ही दिन हुए इसको अपलोड हुए. सो लेट्स गो, लेट्स गेट इट. हर बार की तरह उम्मीद है वीडियो जाएगा, रहेगा, मज़ा आएगा. एंड आई एम नॉट ब्रिंगिंग एनी अदर वीडियो टुडे बिकॉज इट्स रियली रियली लॉन्ग वीडियो. इन केस ये वीडियो नहीं जा पाया तो कुछ हो जाएगा या फिर कोई और वीडियो नहीं जा पाएगा, उससे अच्छा है मैं एक ही वीडियो करता है. सिंस इज अ लॉन्गर वीडियो, tomorrow I'll bring another videos out there. Let's go. नमस्कार दोस्तों. साल 1979 दुनिया के सबसे खतरनाक वेल हंटिंग करने वाले जहाजों में से एक था द सिएरा नाम का जहाज. अटलांटिक ओशन में ये वेल्स का शिकार कर रहा था और इसका शिकार करने का तरीका बेहद खौफनाक था. इस जहाज में मौजूद हंटर्स इस बात का फायदा उठाते थे कि वेल्स बहुत ही इंटेलिजेंट और एम्पैथेटिक होती हैं. अगर किसी वेल को चोट पहुंचती है तो बाकी वेल्स उसकी मदद करने आती हैं. ये लोग एक 2500 किलो की हार्पून गन का इस्तेमाल करके एक वेल पर हमला करते. जैसे ही वेल की बॉडी के अंदर घुसता, अंदर जाकर बॉम्ब की तरह एक्सप्लोड कर जाता. बेचारी वेल का खून बहने लगता, वो चीखे लगाती और उसकी चीखे सुनकर बाकी वेल्स वहां पर आ जाती उसकी मदद करने के लिए. और इसी मौके का फायदा उठाकर ये वेल हंटर्स सभी वेलों का शिकार कर लेते. द सिएरा जहाज इस तरीके से अब तक 25,000 से ज्यादा वेल्स को मार चुका था. ये इतना बदनाम था कि दुनिया भर के कई पोर्ट्स पर इसके घुसने पर बैन था और इसके ज्यादातर क्रू मेंबर्स के खिलाफ अरेस्ट वारंट्स निकले. 16 जुलाई साल 1979 के इस दिन को ये जहाज इसी तरीके से वेल हंटिंग कर रहा था पोर्चुगल की कोस्ट से करीब 200 मील दूर. जहाज में बैठे हंटर्स ने सोचा था हमेशा की तरह ये दिन भी बड़ा सुनहरा रहेगा वेलिंग के लिए. लेकिन इसी वक्त अचानक से एक जहाज फुल स्पीड पर आकर सिएरा को टक्कर मार देता है. इससे पहले कि वो हंटर्स समझ पाते कि यहाँ क्या हो रहा है, दोबारा से जहाज घूमकर वापस आता है और लेफ्ट साइड से इस बार एक और टक्कर मारता है. इस टक्कर मारने वाले जहाज पर लिखा था सी शेपर्ड और इसे चला रहे थे कैप्टन पॉल वॉटसन. सिएरा जहाज के हंटर्स के कैप्टन के पास एक राइफल थी. वो अपनी राइफल निकाल कर आते हैं और सीधा पॉल वॉटसन पर गोली चलाने लगते हैं. लेकिन तब तक पॉल वॉटसन का मकसद पूरा हो चुका था. वो सिएरा को परमानेंटली डैमेज कर चुके थे. इसके 2 घंटे बाद पोर्चुगीज नेवी वहां पर आई और पॉल वॉटसन को गिरफ्तार करके ले गई. लेकिन द सिएरा की ओनरशिप क्लेम करने के लिए कोई सामने नहीं आया और पॉल वॉटसन को बाद में छोड़ दिया गया. He said, "Well, I can't find who owns this boat until I do. You're free to go." So. इसके बाद जैसे तैसे करके सिएरा का ये जहाज पोर्चुगल के लिस्बन पहुंच पाया. लेकिन कुछ ही महीने बाद साल 1980 में पॉल वॉटसन के साथियों ने सिएरा में माइंस लगाकर इस पूरे जहाज को ही डुबा दिया. एक अकेला इंसान इन कमाल के जानवरों को बचाने के लिए किस हद तक जा सकता है, ये कहानी है दुनिया के सबसे बड़े जीवों की. वाह, मैजेस्टिक. इन जीवों को मारने वाले वेल हंटर्स की और इन वेल हंटर्स को हंट करने वाले एक पायरेट की. ये कहानी है पॉल वॉटसन की, जो पर्यावरण को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है. इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग. थैंक यू फॉर दिस वीडियो रिकमेंडेशन. पॉल वॉटसन एक एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट हैं जिन्हें कुछ लोग इको पायरेट और यहाँ तक कि इको टेररिस्ट भी कहते हैं. इनका जन्म हुआ था कनाडा में साल 1950 में और इनका बचपन बहुत ही मुश्किलों से गुजरा था. इनके फादर बड़े अब्यूजिव थे और जब वो छोटे थे इनकी मदर की डेथ हो गई थी. लेकिन बचपन से ही इन्हें एनिमल्स से बहुत लगाव था. जब ये छोटे थे तब एक वाइल्ड बीवर इनका बेस्ट फ्रेंड था. एक जानवर जो कुछ ऐसा दिखता है. इसे ये बकी कहते थे. एक दिन बकी जंगल में एक एनिमल ट्रैप में फंसकर मारा गया, जिसके बाद वॉटसन अपना ज्यादातर समय जंगल में अकेले एनिमल ट्रैप्स को डिस्ट्रॉय करने में बिताने लगे. जब ये 11 साल के थे तब इनके अंकल इन्हें एक सील हंट दिखाने लेकर गए, जहां पर बड़ी ही बेरहमी से सील्स को मारा जाता था.
इसे देखकर ये दंग रह गए और अंदर से हिल गए। 16 साल की उम्र में ही अपने घर से भाग निकले और वैंकूवर शहर चले गए। वहां ये संपर्क में आते हैं इन्हीं जैसी सोच के कुछ और एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट के। जब ये 19 साल के थे तब अमेरिका में अलास्का के आमचिटका आइलैंड पर न्यूक्लियर टेस्टिंग होने वाली थी। आमचिटका एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी और यहाँ पर 1965 में हुए पहले न्यूक्लियर टेस्ट में सैकड़ों सी ऑटर्स मारे गए थे। ये देखते हुए वैंकूवर में कुछ लोग इसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे और इसी ग्रुप में पॉल वॉटसन भी शामिल थे। ये न्यूक्लियर टेस्टिंग जो थी असल में एक न्यूक्लियर बॉम्ब की टेस्टिंग थी। एक्चुअली में एक न्यूक्लियर बॉम्ब गिराकर फोड़ा जाता था। इससे बहुत बड़ी बड़ी वेव्स क्रिएट हो सकती थी पानी में, जिससे बड़े पैमाने पर वाइल्ड लाइफ मरती। इसलिए इसे रोकने के लिए 1970 में डोंट मेक अ वेव कमेटी बनाई गई। इस कमेटी ने न्यूक्लियर हथियारों की टेस्टिंग को रोकने के लिए 1971 में 2 फिशिंग जहाज रेंट किए। इन जहाजों को नाम दिया गया ग्रीन पीस और ग्रीन पीस 2। इन्हीं जहाजों के क्रू मेंबर्स में पॉल वॉटसन शामिल थे। इन लोगों का प्लान बड़ा ही कमाल का था और बहुत रिस्की था। इनका प्लान था कि अपने फिशिंग जहाजों को लेकर जाएंगे उस जगह पर जहां पर न्यूक्लियर बॉम्ब गिराया जाएगा, ताकि जो लोग न्यूक्लियर टेस्टिंग का काम कर रहे हैं वो यहां पर इंसानों को देख लें और न्यूक्लियर बॉम्ब ना गिराएं। इन्होंने अपनी कोशिश पूरी करी, लेकिन जब ये टेस्टिंग साइट तक पहुंचे तब पता चला कि सरकार ने इन्हें गलत टेस्टिंग साइट बता रखी थी और असली टेस्टिंग साइट कुछ और थी। एक्चुअली में जब बम फटा वो इनसे सैकड़ों मील दूर। लेकिन जब ये न्यूक्लियर बॉम्ब फटा, टेस्टिंग के तौर पर ही ये 200 गुना ज्यादा बड़ा था नागासाकी पर गिराए गए न्यूक्लियर बॉम्ब से। इस ब्लास्ट में लगभग 10,000 से ज्यादा मछलियां मारी गई और करीब 1,000 सी ऑटर्स। इवन दो इन लोगों की कोशिश फेल हो गई, लेकिन इस कैंपेन को इतनी पब्लिसिटी मिली न्यूज में कि अमेरिका ने भविष्य में होने वाले सभी न्यूक्लियर टेस्ट को कैंसिल कर दिया। डोंट मेक अ वेव कमेटी ही बाद में चलकर ग्रीन पीस की ऑर्गेनाइजेशन बनती है। इसे साल 1972 में ग्रीन पीस फाउंडेशन के तौर पर ऑफिशियली रजिस्टर किया जाता है और ये वही एनजीओ है जो आज के दिन दुनिया भर में इतना फेमस है। पॉल वॉटसन ग्रीन पीस के फाउंडिंग मेंबर्स में शामिल थे। पॉल वॉटसन की वेल्स में दिलचस्पी साल 1973 में जागी जब एक कैनेडियन बायोलॉजिस्ट पॉल स्पॉन्ज नाम से ग्रीन पीस के पास आए। इन्हें बुलाया गया था वैंकूवर एक्वेरियम में पहली कैप्टिव ऑर्का वेल को स्टडी करने के लिए। यहाँ इन्होंने इस वेल पर कई एक्सपेरिमेंट्स किए और इन एक्सपेरिमेंट्स को देखकर ये हैरान रह गए। ये वेल इतनी इंटेलिजेंट थी कि ये जानबूझकर पॉल स्पॉन्ज को गलत जवाब देने लगी सवालों के। इन्हें रियलाइज हुआ कि ये वेल इन पर एक्सपेरिमेंट कर रही है और इनके दिमाग के साथ खेल रही है। Wow. And then all of a sudden, the whale switched to giving the exact wrong answer. And Paul realized that the whale was experimenting on him and playing with his mind. इससे इन्हें एहसास हुआ कि जितना बाकी साइंटिस्ट सोच रहे थे उससे कहीं ज्यादा इंटेलिजेंट थे ये क्रीचर्स। यहीं पर काम करने के दौरान पॉल स्पॉन्ज को पता चला कि कैसे वेल्स को हंट करके उन्हें एक्सटिंक्शन की ओर धकेला जा रहा है। क्या करते हैं उसका वेल हंटिंग को रोकने के अपने आइडियाज के साथ ग्रीन पीस के लोगों से मिले। पॉल वॉटसन को भी ये इशू काफी इंपॉर्टेंट लगा और ग्रीन पीस को भी लगा कि एनवायरनमेंट की इंपॉर्टेंस को समझाने के लिए वेल्स एक परफेक्ट सिंबल है। क्योंकि असल में बात क्या है दोस्तों, वेल्स बेहद इंटेलिजेंट होती है। ब्लू वेल दुनिया का सबसे बड़ा जानवर है। सिर्फ आज के दिन ही नहीं बल्कि धरती के इतिहास में जितने भी जानवर आए हैं और गए हैं, जितने भी बड़े बड़े डायनासोर्स रहे हैं, उन सबसे भी कंपेयर करो तो भी ब्लू वेल सबसे बड़ा जीव है। और क्या आप जानते हो स्पर्म वेल्स का धरती पर सबसे बड़ा ब्रेन होता है जो इंसान के दिमाग से 5 गुना बड़ा होता है। कमाल की बात तो यह है कि वेल्स के दिमाग में इंसानों से 1 लोब ज्यादा होता है जिसे पैरालिम्बिक लोब कहा जाता है। ये लोब इमोशंस प्रोसेस करने के लिए और थिंकिंग में काम आता है। कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि इसी वजह से वेल्स में इंसानों से भी ज्यादा इमोशनल इंटेलिजेंस होती है, यानी वो हमदर्दी यानी एम्पैथी, दुख और उदासी जैसे इमोशंस को फील कर सकती है। बहुत लोग इमोशनल इंटेलिजेंट नहीं है इंसानों में भी। बॉटल नोज डॉल्फिन्स तो सिंपल टूल्स भी इस्तेमाल कर सकती हैं, जैसे कि वो अपनी चोंच में स्पॉन्जेस भरकर उसकी हेल्प से पत्थर या रेत के नीचे छिपी मछलियों का पता लगाती हैं। वेल्स में अपनी खुद की एक लैंग्वेज भी होती है जिसमें लेटर्स जैसे होते हैं जो कुछ कुछ इंसानों की लैंग्वेज की तरह होते हैं। ऑर्कास जिन्हें किलर वेल्स कहा जाता है, ये एक दूसरे को नाम लेकर बुलाती हैं और स्पर्म वेल्स लोकल लैंग्वेज में बात भी करती हैं। इंसानों की ही तरह वेल्स भी कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज में रहती हैं और अपने छोटे और बूढ़े मेंबर्स की रक्षा करती हैं।
बॉटल नोज डॉल्फिन्स अपनी लाइफ की हर चीज के लिए अपने सोशल नेटवर्क पर डिपेंड रहती हैं। उन्हें पता होता है कि कौन उनका दुश्मन है, कौन दोस्त और कौन फैमिली। वेल्स सभी चीजों के दौरान अपने बच्चों को भी अपने पास रखती है, जिसे कल्चर के तौर पर देखा जाता है। ऑल्ट्रुइज्म का जो बिहेवियर है, दूसरे जीवों की मदद करना, कई लोगों को लगता है कि ये सिर्फ इंसानों में देखा जाता है, लेकिन ये चीज वेल्स में भी देखी गई है। कई हमें ऐसे केसेस देखने को मिले हैं जहां पर इंसान मुसीबत में थे और वेल्स उन्हें बचाने आ जाती हैं। That whale was intent on keeping me away and hiding me, and I didn't know why. And then I saw the shark. There's a big tiger shark up there. हम्बैक वेल्स तो अपने गानों को जनरेशन टू जनरेशन पास डाउन भी करती हैं। और किलर वेल्स के अलग अलग पॉट्स में तो अलग अलग डायलेक्ट्स भी देखे जाते हैं, जो एक बहुत बड़ा सबूत है कि वेल्स में भी एक तरीके का कल्चर देखने को मिलता है जो इंसानों में मिलता है। Crazy और बहुत से यार, ऐसे राज तो वेल्स so के बारे में अभी amazing. भी अनजान है। ये एक ऐसी फील्ड है साइंस में जिस पर अभी भी रिसर्च चल ही रही है। साइंटिस्ट अभी भी पूरी तरीके से समझ नहीं पाए हैं इनके इंटेलिजेंस को, लेकिन एक चीज जरूर है जो साइंटिस्ट क्लियरली समझ चुके हैं, वेल्स क्लाइमेट चेंज से लड़ने में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। वेल्स की जो एक्सक्रीशन होती है, इनकी पॉटी, इनमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। यही न्यूट्रिएंट्स फाइटोप्लैंक्टन और सी प्लांट्स का खाना होते हैं, जिनकी मदद से वो और ज्यादा ग्रो कर पाते हैं। और फाइटोप्लैंक्टन्स धरती पर सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर से हटाते हैं। दुनिया भर में फोटोसिंथेसिस के जरिए जो कार्बन एटमॉस्फेयर से हटती है, उसका 40% कंट्रीब्यूशन सिर्फ फाइटोप्लैंक्टन्स का होता है। इसी तरीके से दुनिया भर में जितनी ऑक्सीजन पैदा हो रही है, उसमें से लगभग आधी सिर्फ फाइटोप्लैंक्टन्स की वजह से हो रही है। सोचकर देखो, इतने छोटे से क्रीचर्स और इनका इतना बड़ा इंपैक्ट पड़ता है पूरी धरती पर। यही चीज आपकी जिंदगी में भी एप्लीकेबल है। अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में छोटे छोटे चेंजेस और ट्वीक्स करने से आप अपनी जिंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हो। स्कूल में ज्यादा मार्क्स लाना, अपने काम में अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना, मुझे ज़ूलॉजी पढ़ने के बाद भी ये हमें नहीं पढ़ाया। हैप्पीनेस लेवल्स को भी बढ़ाना, ये सब कुछ करना पॉसिबल है सिर्फ अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में छोटे छोटे चेंजेस। लेकिन क्या हैं ये चेंजेस? एग्जैक्टली यही मैं सिखाता हूँ अपने मास्टर टाइम मैनेजमेंट कोर्स। अच्छा, टाइम 2.5 घंटे का लेजर फोकस जिसमें आपको स्टेप बाय स्टेप सिस्टम सिखाया जाता है, जिसका इस्तेमाल मैं अपनी जिंदगी में खुद करता हूँ। इस कोर्स में कोई फालतू का मोटिवेशनल एडवाइस नहीं है। मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि सुबह के 5 बजे, ना ही मैं आपको किसी मशीन की तरह दिन रात काम I get emotional pretty quick and I do टेक्निक्स सिखाई जाएंगी जो एक्चुअली में काम करती है, और इसका इम्पैक्ट डायरेक्टली आपको अपनी जिंदगी में देखने को मिलेगा। A lot of people are not, and I can guarantee you around me, पर देख सकते हो, so ये many लोग भी people are अपने not, गोल्स को अपनी जिंदगी में unless and until it comes to them और उनके चाहने वाले के साथ, और सभी कोई लेसन्स का और empathy, वर्कशीट्स sympathy का कुछ आपको नहीं लाइफ होता टाइम है एक्सेस वहाँ मिलेगा। पे। आप जब चाहें तब देख सकते हो। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो, आप That's कूपन कोड इस्तेमाल कर सकते हो, Wales, सेव my God. 44, सीधा Never knew about this. 44% ऑफ पाने I'm के so लिए। glad. SAVE 44। इसका लिंक नीचे Anyway, डिस्क्रिप्शन और let's पिन go. कमेंट में मिल जाएगा, या फिर आप Continue इस the QR video. कोड को भी स्कैन कर सकते हो। चलिए अब वीडियो के टॉपिक पर वापस Yes. आते हैं। और जितनी ज्यादा वेल्स होंगी, उतने ही ज्यादा फाइटोप्लैंक्टन्स होंगे। लेकिन इन सब चीजों के बावजूद भी क्यों सालों हंट से कर रहे हैं लोग? वेल्स को एक बड़े पैमाने पर मारा जाता रहा है। What do they get out of it? क्या करते इसके बाद? वेल्स को बचाने के लिए साल 1975 में ग्रीन पीस ने सेव द वेल कैंपेन शुरू की थी, जो एक तरीके से मॉडर्न एनवायरमेंटल मूवमेंट की शुरुआत थी। ग्रीन पीस ने सबसे पहले अमेरिका में कैलिफोर्निया कोस्ट के पास हो रही वेल हंटिंग को टारगेट किया। यहाँ पर सोवियत यूनियन के जहाज आकर वेल हंटिंग करते थे। उस जमाने में ग्रीन पीस के लोग ये रबर की बोट्स का इस्तेमाल करते थे, जिनका नाम ज़ोडिएक्स था, और शुरुआत में इनका तरीका काफी नॉन वायलेंट था। ये जहाजों के पास जाते और उनके पास अपील करते कि ये चीज मत करो। अक्सर ये अपनी छोटी बोट्स में इन बड़े जहाजों के सामने हाथ में झंडे लिए फिरते और पोस्टर्स दिखाते कि स्टॉप वेलिंग। इनकी सबसे पहली एक्सपीडिशंस में से एक थी जहां पर पॉल वॉटसन गए। जब ये पहुंचे तो इन्हें दिखा कि सोवियत के जहाजों ने 2 वेल्स को हार्पून से हिट किया हुआ था। अब हार्पून जो है, जब आप इसको गूगल पे सर्च करोगे तो ये कुछ इस तरीके का हथियार होता है। एक रस्सी जिसके एंड में एक मेटल का नोकीला सा हिस्सा होता है, जिसके जरिए वेल्स को मारा जा सकता है, लेकिन इसे हाथ से फेंकना पड़ता है। ये ट्रेडिशनल हार्पून्स होते थे, लेकिन 1970s तक आते आते जो इन सोवियत के जहाजों में हार्पून्स इस्तेमाल किए जा रहे थे, उन्हें एक्सप्लोसिव हार्पून्स कहा जाता था। ये कोई हाथ से चलाने वाली चीज नहीं थी, ये एक बहुत बड़ी 2.5 टन की मैकेनिकल गन थी। इस गन से हार्पून निकलता जो बड़ी तेजी से जाकर वेल की बॉडी के अंदर छेद करता
और वेल के अंदर घुसने के बाद उसमें एक एक्सप्लोजिव लगा था, बॉम्ब की तरह फट जाता। सोवियत जहाजों ने जिन 2 वेल्स को मारा था उनमें से एक बेबी वेल थी। पॉल वॉटसन इसी छोटी वेल के ऊपर जाकर बैठ गए ताकि फोटो लेकर इसका साइज दिखाया जा सके। वेल के ऊपर बैठे वॉटसन की ये फोटो आगे जाकर बड़ी फेमस होती है। इसी समय के अराउंड साल 1975 में एक ऐसी घटना होती है जो पॉल वॉटसन की जिंदगी हमेशा के लिए बदल कर रख देती है। ये सोवियत के जहाज के सामने अपनी छोटी सी रबर बोट लेकर पहुंचे थे कि तभी एक बड़े धमाके की आवाज इन्हें सुनाई देती है। पता चलता है कि इनकी आंखों के सामने एक हार्पून फेंका गया है और उसके जरिए एक वेल को मारा गया है। ये देखकर पास में मौजूद एक बड़ी वेल हार्पून चला रहे व्यक्ति पर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन उसे पॉइंट ब्लैंक वहीं पर दोबारा से शूट कर दिया जाता है। It was like the loudest thing I had ever heard. It was like somebody shot a gun off right by my ear. जो घायल वेल थी यहाँ पर, उसके बिल्कुल बगल में पॉल वॉटसन मौजूद थे। उस समुद्र में डूबने लगती है। पानी में डूबते डूबते वॉटसन ने उसकी आंख में देखा। वॉटसन बताते हैं कि उन्हें उस मरती हुई वेल की आंखों में एक अंडरस्टैंडिंग दिखाई दी। वो जानती थी कि हम क्या कर रहे हैं। उसे फर्क पता था उन लोगों में जो उसे बचाने आए थे और वो लोग जो उसे हार्पून से मार रहे थे। वो चाहती तो बड़ी ही आसानी से हमें भी मार सकती थी क्योंकि हम बिल्कुल उसके साइड में थे, लेकिन मरते वक्त भी उसने ऐसा नहीं किया। वॉटसन कहते हैं कि इस एक पल ने उनकी जिंदगी पूरी तरीके से बदल कर रख दी। उन्हें अपने जीवन का मकसद दिखने लगा। I looked up past these 6-inch teeth into an eye the size of my fist, and what I saw there was understanding that the whale understood what we were trying to do, because he could have very easily come forward and crushed us or seized us in his jaws and killed us. Animals have it. ग्रीन पीस ने इस A पूरी lot of घटना को them have वीडियो it. पर कैप्चर किया था और ये फुटेज दुनिया भर में फैलाई गई। अमेरिका के तीनों नेशनल नेटवर्क्स पर ये टॉप न्यूज बनी। वेल हंटिंग का सच दुनिया के सामने एक्सपोज होने लगा। लेकिन एक सवाल यहाँ पर पॉल वॉटसन सोचने पर मजबूर हुए। आखिर ये सोवियत के जहाज वेल्स को क्यों मार रहे थे? ऐसा तो नहीं था कि इन्हें वेल्स की मीट की जरूरत हो, खाने की कोई कमी नहीं थी। इन्वेस्टिगेट किया तो पता लगा कि इन स्पर्म वेल्स को मारा जा रहा था इनके अंदर मिलने वाले स्पर्मेसेटी ऑयल की वजह से। इस ऑयल को कई चीजों के लिए इस्तेमाल किया जाता था, जिनमें से एक था इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स बनाने के लिए। सोचकर देखो दोस्तों, यहाँ पर इन बेहतरीन जीवों को मारा जा रहा था ताकि इंसान अपनी ही डिस्ट्रक्शन के हथियार बना सके। इसके बाद पॉल वॉटसन ने कहा कि इससे मुझे एहसास हुआ कि इंसान पागल है। एटलीस्ट कुछ इंसान तो सही में पागल है। And one of the products that they were making with it was intercontinental ballistic missiles. So I said, here we are destroying this intelligent, gentle, socially complex creature for the purpose of making a weapon meant for the mass extermination of human beings. And that's when it just struck me that No, we're insane. speechless. क्या बोलूं? उन्होंने इसी पॉइंट पर फैसला किया कि अब वो वेल्स और बाकी सी लाइफ को बचाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा देंगे। I think it probably did really cement for him that he wanted, this was his mission in life. अगले साल 1976 में पॉल वॉटसन और ग्रीन पीस कनाडा के न्यू फाउंडलैंड की आइस फील्ड्स में पहुंच जाते हैं, जहां पर हर साल लाखों बेबी सील्स को मारा जाता था। इन सील्स को उनके बालों के लिए मारा जाता था, जिनसे कपड़े बनते थे। ये दुनिया में मैमल्स का सबसे बड़ा स्लॉटर था अपने समय का। और हैरानी की बात ये थी कि ये किस तरीके से किया जाता था। वहाँ सील्स मौजूद हैं अपने बच्चों के साथ और उसकी माँ के सामने उस बच्चे का खून किया जाता था। जो लोग ये कर रहे थे उन्हें रोकने के लिए, उनसे बातचीत करके उन्हें समझाने के लिए पॉल वॉटसन और उनके साथी वहां पर पहुंचते हैं। So I decided to set up a base camp, and we went out to physically block the sealers on the ice. वो लोग बहाना मारते, ये तो हमारा कल्चर है, हम सदियों से यही करते आए हैं, क्या प्रॉब्लम है इसमें, हमारे कल्चर में इंटरफेयर मत करो। लेकिन उन्हें बार बार समझाने की कोशिश की गई कि अब मीट की कोई कमी नहीं है, कपड़े दूसरे मटेरियल्स के भी बन सकते हैं, और अगर इसी तरीके से सील्स को मारते रहे तो आने वाले समय में कोई सील्स नहीं बचेंगे। What are you going to do in 5 years when there's nothing left? Then you go wipe something else out, eh? Pardon? You go wipe something else out. Hard to Yeah, watch. but you're going to be out of a living in 5 years if you did that. अक्सर वॉटसन और रॉबर हंटर सीलर्स के जहाज के आगे जाकर खड़े हो जाते और जहाज को वापस मुड़ने पर मजबूर कर देते। ये करना एक बारी फिर से बहुत ही रिस्की चीज थी, क्योंकि अगर जहाज समय पर नहीं रुकता तो वो मारे जाते जहाज के सामने आकर। यहाँ एक और ये फोटो है जो बड़ी फेमस हुई, पॉल वॉटसन और रॉबर्ट हंटर की जहाज के सामने खड़े हुए। इसी कैंपेन के दौरान पॉल वॉटसन पर सील हंटर्स ने हमला भी किया। उन्हें पानी में डुबोया गया, मारा गया और डेक पर पड़े ब्लड पर उनका फेस भी रगड़ा गया। Then I was dragged out, brought on board the ship and dragged through a gauntlet of sealers who were kicking me, spitting at me and rubbing my face into the blood on the deck.
एक समय पर वॉटसन ने एक शिकारी का हथियार छीनकर उसे पानी में फेंक दिया जो एक सील को मारने जा रहा था। ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट बन जाता है क्योंकि इस पॉइंट तक पॉल वॉटसन सिर्फ नॉन वायलेंट मेथड्स का इस्तेमाल करते आए थे। ये पहली बार था कि वो एक प्रोएक्टिव एक्शन ले रहे थे दूसरे को रोकने के लिए। ग्रीन पीस की ऑर्गेनाइजेशन जो अपने आप को नॉन वायलेंस की फिलॉसफी पर चलने वाली ऑर्गेनाइजेशन बताती थी, उन्हें ये बिल्कुल पसंद नहीं आया और इसी रीजन से जून 1977 में पॉल वॉटसन को ग्रीन पीस फाउंडेशन के बोर्ड से बाहर निकाल दिया जाता है। पॉल वॉटसन इसके बाद अपनी खुद की एक ऑर्गेनाइजेशन बना लेते हैं जिसका नाम वो रखते हैं अर्थ फोर्स। ये अर्थ फोर्स का ही पहला जहाज था सी शेपर्ड, जो पायरेट जहाज सियरा को टक्कर मारता है, जिसकी बात मैंने वीडियो के शुरू में करी थी। बाद में वॉटसन इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम बदलकर ही सी शेपर्ड की ऑर्गेनाइजेशन बना लेते हैं। ग्रीन पीस और सी शेपर्ड में एक बड़ा अंतर था। ग्रीन पीस की पॉलिसी थी अगर कहीं पर कुछ भी गलत होगा हम उसे रिकॉर्ड करेंगे, उसका विटनेस बनेंगे और सबूत इकट्ठा करके उसे कोर्ट में पेश करेंगे। लेकिन सी शेपर्ड का मानना था कि इस सबसे कुछ होने वाला नहीं है, हमें प्रोएक्टिव एक्शन लेने की जरूरत है। अगर कोई जहाज वेल्स का शिकार कर रहा है तो हम सीधा जाकर उस जहाज को टक्कर मारेंगे और वेल हंटिंग को वहीं उसी वक्त रोकने की कोशिश करेंगे। ज्यादातर एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस अपने लोगोज भी ऐसे रखते हैं जो लोगों में अच्छी फीलिंग्स पैदा करें, जैसे कि WWF का ये पांडा वाला लोगो है। कोई अपने लोगो में क्यूट सी वेल दिखाता है तो कोई क्यूट सा कोआला दिखाता है। लेकिन वॉटसन ने कहा सी शेपर्ड का लोगो रहेगा ये पायरेट्स का फ्लैग। The world is a vampire. I'll agree to this one. पता नहीं। I'm enraged. सी शेपर्ड और पॉल वॉटसन ने कई जहाजों को डुबाया और कई वेल हंटर्स के जहाजों को टक्कर मारकर इसी तरीके से इसे अपना सिग्नेचर स्टाइल बना लिया। कर्मा। पॉल वॉटसन वेल्स को बचाने के लिए इतने पैशनेट थे कि साल 1981 में वो सीक्रेटली जाकर सोवियत यूनियन के साइबेरिया में घुस जाते हैं और यहाँ एक फूड प्रोसेसिंग फैसिलिटी को डॉक्यूमेंट करते हैं जिसमें इलीगली मारी गई वेल्स के मीट से जानवरों का चारा बनाया जा रहा था। अगर ये पकड़े जाते तो इन्हें टॉर्चर किया जा सकता था, मारा जा सकता था सोवियत की सरकार के द्वारा। लेकिन फिर भी इन्होंने ऐसा किया और सोवियत यूनियन की खुफिया एजेंसी KGB और सोवियत नेवी को चकमा देकर भागने में कामयाब भी रहे। अगले साल ग्रीन पीस के एक्टिविस्ट ने भी ऐसा ही कुछ करने की कोशिश की थी लेकिन वो पकड़े गए। अपने तौर तरीकों में पॉल वॉटसन इतने इनोवेटिव थे कि वो हर रास्ता अपनाने को तैयार थे जानवरों को बचाने के लिए। जैसे कि साल 1983 में न्यू फाउंडलैंड में जब उन्होंने सील हंटिंग को रोक दिया अपने जहाज के जरिए, बाद में उन्हें अरेस्ट कर लिया गया था। लेकिन वॉटसन अगले ही साल एक फ्रेंच एक्ट्रेस ब्रिगिट बारडोट को यहाँ लेकर आए और एक प्यारी सी बेबी सील के साथ उनकी फोटोज खींचकर पब्लिसिटी करवाई। अगर जहाजों को टक्कर मारने से काम नहीं चल रहा तो क्यूट बेबी सील्स की फोटो वायरल करा दो। इन्हीं फोटोज के कारण इंटरनेशनल लेवल पर यह मुद्दा उठता है और सील हंटिंग को 10 साल के लिए बैन कर दिया जाता है। पॉल वॉटसन की मेहनत काम करने लगी थी। 1946 में वेल्स की ओवर हंटिंग रोकने के लिए एक इंटरनेशनल वेलिंग कमीशन बनाया गया था, लेकिन इसमें दिक्कत ये थी कि इसमें वही देश शामिल थे जो वेल्स को मार रहे थे। पॉल वॉटसन, ग्रीन पीस और बाकी संस्थाओं के प्रेशर की वजह से इस कमीशन ने फाइनली जाकर साल 1986 में कमर्शियल वेल हंटिंग पर बैन लगा दी। लेकिन जापान इसके खिलाफ था, जो कि एक बड़ा पावरफुल देश था, इसलिए साइंटिफिक रिसर्च के लिए वेल्स को मारना अलाउड रखा गया और जापान को रिसर्च के लिए हर साल 1000 वेल्स मारने की परमिशन दे दी गई। अब जरा सोचकर देखो, साइंटिफिक रिसर्च करने के लिए क्या हर साल 1000 वेल्स को मारने की जरूरत है? कोई सेंस है इस बात का? बिल्कुल भी नहीं। एक्चुअली में साइंटिफिक रिसर्च सिर्फ बहाना है। जापान 1000 वेल्स को हर साल मार रहा था सिर्फ उसकी मीट के लिए। जापान ही नहीं, आइसलैंड का देश भी 1980s में रिसर्च के नाम पर वेल्स को मारता था और इनके मीट को जापान को बेच देता था। यही कारण है कि इवन दो 1986 में कमर्शियल वेलिंग पर बैन लग गया था, 1986 से लेकर 2022 तक लगभग 40,000 वेल्स को फिर भी मारा गया। पॉल वॉटसन सबसे तंग आकर अपनी टीम को लेकर आइसलैंड के एकमात्र वेल प्रोसेसिंग प्लांट में जाते हैं। अपने साथ इन्होंने लिए हुए थे हथौड़े और साइनिक एसिड। 8 घंटे तक ये पूरे प्लांट को तहस नहस कर देते हैं। लिटरली हथौड़ों और एसिड से तोड़ फोड़ करते हैं इस प्लांट की।
$20 लाख का नुकसान होता है और इसके बाद वो ड्राइव करके आइसलैंड की राजधानी रेकियाविक के हार्बर पर पहुंच जाते हैं। यहाँ वो व्हेल हंटिंग करने वाले 2 जहाजों के सी वॉल्व्स को खोलकर उन्हें डुबा देते हैं। आइसलैंड के पास 4 जहाज थे व्हेल हंटिंग करने के लिए और इनमें से 2 को इन्होंने सिंगल हैंडेडली डुबा दिया। वॉटसन का कहना था कि वो बाकी 2 जहाजों को भी डुबा देते, लेकिन दिक्कत ये थी कि उनके ऊपर लोग मौजूद थे। वो किसी भी इंसान को चोट नहीं पहुंचाना चाहते थे, इसलिए उन्हें छोड़ दिया। इस हमले के बाद सी शेपर्ड की काफी आलोचना करी जाती है। कई अखबार इसका कंपैरिजन एक टेररिस्ट हमले से करते हैं, लेकिन वॉटसन को यकीन था कि उन्होंने जो किया है वो सही किया है। साल 1988 में वो खुद आइसलैंड पहुंच जाते हैं और कहते हैं, अगर तुम्हें लगता है मैंने गलत किया है तो आओ मुझे अरेस्ट कर लो। खुद अपने आप को पुलिस को सौंप देते हैं। वॉटसन की इस कमिटमेंट को देखते हुए साल 2000 में टाइम मैगजीन ने उन्हें 20वीं सदी के टॉप 20 इन्वायरमेंटल हीरोज की लिस्ट में शामिल किया। हालांकि आइसलैंड वाले उन्हें अरेस्ट नहीं करते, बल्कि वो अपने देश से बाहर निकाल देते हैं। साल 2000 के अराउंड पॉल वॉटसन ने साउथ अमेरिकन कंट्रीज में सरकारों के साथ मिलकर एंडेंजर्ड मरीन स्पीशीज के शिकारियों के खिलाफ कैंपेन भी चलाया। इसी दौरान कोस्टा रिका के देश में उनकी जेल जाने की नौबत आ गई थी। आरोप लगा कि उन्होंने अपने जहाज से कोस्टा रिका के एक शार्क हंटिंग जहाज को टक्कर मारी और इसके कैप्टन को मारने की कोशिश की। लेकिन वॉटसन की किस्मत अच्छी थी कि उस जहाज पर एक डॉक्यूमेंट्री टीम मौजूद थी जिसके कैमरे में सब कुछ रिकॉर्ड किया जा रहा था। वीडियो देखने के बाद इस केस को खारिज कर दिया गया। इसी बीच वॉटसन ने अपना फोकस जापान के व्हेल हंटर्स की ओर किया, जो सबसे ज्यादा व्हेल्स को मार रहे थे दुनिया में। 2005 में उन्होंने जापान के 2 बड़े जहाजों को टक्कर मारी। साल 2006 में वो अपने 2 जहाजों को लेकर एंटार्क्टिका के ओशन में पहुंच गए, रॉस सी में। एंटार्क्टिका के पास ये समुद्र एक समय पर ऐसी जगह होती थी जहां पर बहुत भारी संख्या में व्हेल्स पाई जाती थी। इतनी ज्यादा व्हेल्स कि इस जगह का नाम ही बे ऑफ व्हेल्स रख दिया गया था। लेकिन पिछले कुछ सालों में यहाँ पर व्हेल्स को इतना ज्यादा मारा गया कि व्हेल्स यहाँ एक एंडेंजर्ड स्पीशीज बन गई। जापान के हंटिंग जहाज यहाँ पर हर साल व्हेल्स की हंटिंग करने आते थे। 2 तरीके के जहाज होते थे इनके। एक वो जहाज जिन पर एक्सप्लोजिव हार्पून्स लगे होते थे, जो एक्चुअली में हंटिंग का काम करते थे, और एक होता था इनका फैक्ट्री जहाज, जहां पर सारी हंटेड व्हेल्स को पकड़कर ले जाया जाता था, उन्हें काट कर पैक और फ्रीज किया जाता था। इनके इस फैक्ट्री जहाज का नाम था निशिन मारू। इस जहाज पर बड़े बड़े शब्दों में रिसर्च लिखा हुआ था, लेकिन यहाँ कोई रिसर्च का काम नहीं हो रहा था। पॉल वॉटसन के साथियों ने इस निशिन मारू के क्रू पर ब्यूटेरिक एसिड के कैनिस्टर्स और स्मोक बॉम्ब्स फेंके। अब सुनने में ये चीज बड़ी खतरनाक लगती है, लेकिन एक्चुअली में ब्यूटेरिक एसिड एक हार्मलेस एसिड है। इससे किसी इंसान को कोई नुकसान नहीं पहुंचता, बस एक गंदी सी स्मेल आती है। और स्मोक बॉम्ब्स फेंकने के पीछे भी मकसद था धुआं निकले ताकि व्हेल्स की हंटिंग करना मुश्किल हो जाए। हर साल दिसंबर से मार्च के महीने के बीच ये व्हेलिंग सीजन होता था, जहां पर जापानीज व्हेल हंटर्स आते थे एंटार्क्टिका के पास हंटिंग करने के लिए। और हर साल सी शेपर्ड वाले इसी तरीके से वहां पहुंच जाते और इनके बीच आमना सामना होता। जापान का देश सी शेपर्ड को इको टेररिस्ट कहने लगा। 2008 से लेकर 2015 के बीच में जो कोशिशें रही पॉल वॉटसन की इन जापानीज व्हेलिंग जहाजों को रोकने की, इसे डॉक्यूमेंट किया गया व्हेल वॉर्स नाम की सीरीज में। इस शो का पहला सीजन चैनल का हाईएस्ट रेटिंग वाला शो रहा और इससे वॉटसन की पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ गई। और आपको याद हो, ये इसी समय के अराउंड इंडिया में भी एयर किया जाता था। मुझे खुद पॉल वॉटसन के बारे में पहली बार इसी शो के जरिए पता चला था 2010 के अराउंड। एनिमल प्लैनेट पे, ओके। पॉल वॉटसन की इस कोशिश ने जापान के इन व्हेलिंग जहाजों का जीना मुश्किल कर रखा था, जिससे वो अपने टारगेट की आधी व्हेल्स का ही शिकार कर पा रहे थे। अपने काम को और बेहतर तरीके से करने के लिए सी शेपर्ड ने एक $2.5 मिलियन की अर्थ रेस भी खरीदी। एक कमाल की दिखने वाली स्पीड बोट, जो कि एक्चुअली में दुनिया का सबसे तेज चलने वाला जहाज है। 2008 में इसने सिर्फ 60 दिन में पूरी दुनिया का चक्कर लगाकर ये रिकॉर्ड तोड़ा था। ऑस्कर सेरेमनी की लाइटिंग करने वाले एक हॉलीवुड बिजनेसमैन एडी गिल ने इसके लिए पैसे भी डोनेट किए थे, इसलिए इस जहाज का नाम दी एडी गिल रखा गया। 2010 में सी शेपर्ड की एक कैंपेन के दौरान एडी गिल अपना इंजन बंद करके जापान के जहाज शोनान मारू 2 के आगे खड़ा हो गया, लेकिन ये जापानीज जहाज रुका नहीं और इसने सीधा जाकर इस एडी गिल को टक्कर मार दी। इससे एडी गिल 2 टुकड़ों में टूट गया। ये एक सही में चमत्कार है कि इस इंसिडेंट में कोई मरा नहीं। 6 में से 1 क्रू मेंबर की लेकिन छाती की हड्डियां जरूर टूट गई थी। क्रू को दूसरे जहाज से आई लाइफ बोट से बचा लिया गया, लेकिन जब एडी गिल को वापस किनारे पर ले जाने की कोशिश की गई, ये पॉसिबल हो ना सका और ये रास्ते में ही डूब गया।
इस घटना के बाद उल्टा जापान ने ही पॉल वॉटसन के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी कर दिया। अमेरिका के एक कोर्ट ने भी सी शेपर्ड को पायरेट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर दिया और वॉटसन को जापान के व्हेलिंग जहाजों से 500 मीटर दूर रहने का आदेश दिया गया। उधर कोस्टा रिका में भी जहाज को टक्कर मारने से संबंधित केस दोबारा खोल दिया गया और उसकी एक्सट्रेडिशन रिक्वेस्ट पर मई 2012 में वॉटसन को जर्मनी में अरेस्ट कर लिया गया। कुछ दिन बाद उन्हें इसी कंडीशन पर बेल मिलती है कि वो जर्मनी छोड़कर नहीं जाएंगे। It's a relief to be out after a week. This was certainly unexpected. I didn't expect something. लेकिन जब पॉल वॉटसन को पता चला कि जापान भी उनके एक्सट्रेडिशन की मांग कर रहा है तो वो बेल जंप करके जर्मनी से छुपके से भाग निकले। पॉल वॉटसन की कोशिशों का असर सीधे तौर पर देखने को मिला है। वेस्टर्न सदर्न अटलांटिक वेल्स एक समय पर ये इतनी एंडेंजर्ड थी कि सिर्फ 1000 से कम वेल्स की संख्या बची थी दुनिया में, लेकिन आज इनकी पॉपुलेशन 25,000 से भी ज्यादा है। ऐसे ही वेस्टर्न ग्रे वेल की पॉपुलेशन भी रिकवर कर रही है आज के दिन, लेकिन इन सब चीजों के चलते जो सब पॉल वॉटसन ने किया, इनके लिए मुसीबतें बढ़ती चली गई। जापान के कहने पर इंटरपोल वॉटसन के अगेंस्ट एक रेड नोटिस इशू कर देता है। Interpol has issued a red notice for eco-terrorist Paul Watson. Because they're not letting, I mean, he's not letting them do whatever they want. नोटिस का इस्तेमाल सिर्फ सीरियस क्राइम्स के लिए किया जाता है, जैसे कि मर्डर हो, सेक्सुअल ऑफेंसेस हो या कोई फाइनेंशियल क्राइम्स हो। लेकिन यहाँ पर एक इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट के खिलाफ शायद से पहली बार ऐसा किया गया। पॉल वॉटसन चारों तरफ से घिर गए और एक इंटरनेशनल फ्यूजिटिव बन गए। वैसे तो ये कनाडा और अमेरिका दो देशों के नागरिक थे, लेकिन जर्मनी में गिरफ्तारी के बाद कनाडा ने इनके पासपोर्ट को रद्द कर दिया और ये कहा कि अगर वो कनाडा आए कभी तो इन्हें जापान डिपोर्ट कर दिया जाएगा। दूसरी तरफ अमेरिका ने भी इन्हें पायरेट घोषित कर दिया और वहां पहुंचने पर भी इन्हें अरेस्ट कर लिया जाता। 2022 में ये फ्रांस में असाइलम के लिए अप्लाई करते हैं और वहां रहने लगते हैं। ये आज के दिन इंटरनेशनली ट्रैवल नहीं कर सकते क्योंकि अरेस्ट किए जाने का डर है और जापान इनके पीछे पड़ा है। एक समय पर ये अरेस्ट से बचने के लिए 15 महीने समुद्र में भी रहे थे क्योंकि समुद्र फ्री रहता है और वहां पर किसी भी देश का कंट्रोल नहीं होता। March of 2013 till October 2013 I was in the southern Pacific Ocean. Pretty much in exile on deserted islands and everything. इन इश्यूज को देखते हुए पॉल वॉटसन जनवरी 2013 में सी शेपर्ड कंजर्वेशन सोसाइटी के हेड की पोस्ट से रिजाइन कर देते हैं। कमान छोड़ने के बाद ये कहते हैं कि 9 साल तक जो इनकी कैंपेन चली उसके दौरान करीब 6000 के आसपास वेल्स को इन्होंने बचाया। 40,000 मर रहे हैं। इन्होंने कहा कि भले ही लोग मुझे वायलेंट कहते हैं, इको टेररिस्ट कहते हैं, लेकिन अपने 35 सालों के करियर में एक भी इंसान को मैंने कभी चोट नहीं आने दी है। 2022 में पॉल वॉटसन को सी शेपर्ड ऑर्गेनाइजेशन से निकाल भी दिया जाता है क्योंकि ये कहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन की न्यू डायरेक्शन से खुश नहीं है। इनकी राय में ये ऑर्गेनाइजेशन अब इतनी प्रोएक्टिव नहीं रही। इनका कहना है कि सी शेपर्ड इन्हें चुप रहने के लिए $3 लाख देने को भी तैयार थी, लेकिन इन्होंने ये लेने से इनकार कर दिया और रिजाइन कर दिया। लेकिन इसके बाद भी वेल्स को बचाने के लिए इनका जज्बा कम नहीं हुआ। एक बार फिर से ये अपनी नई ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। इस बार इसका नाम रखा जाता है कैप्टन पॉल वॉटसन फाउंडेशन और एक बार फिर से ये जापान की वेलिंग एक्टिविटीज को रोकने के लिए निकल पड़ते हैं। 21 जुलाई 2024 जब इनका जहाज ग्रीनलैंड की कैपिटल नुक में रुका, कई पुलिस वाले जहाज पर चढ़ते हैं और अचानक से वॉटसन को हथकड़ियां पहना दी जाती हैं। इन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है। The John Paul DeJoy arrived this morning in Nuuk, Greenland, where we were immediately boarded by a SWAT team and Danish police who wasted no time in cuffing Paul Watson, our founder, and arresting him on a decades-old red notice at the request of Japan. Paul's getting arrested. You want to film that now? We need to get him out of detention here in Nuuk, Greenland. The longer he stays here, the more likely it is that he will be extradited by the government of Japan. बाद में पता चलता है कि 12 साल पुराने इंटरपोल के रेड नोटिस के आधार पर इन्हें गिरफ्तार किया गया ग्रीनलैंड में। पहले ये नोटिस पब्लिक था, लेकिन बाद में इसे कॉन्फिडेंशियल कर दिया गया था और ये वेबसाइट पर दिखना बंद हो गया था। इसलिए पॉल वॉटसन की लीगल टीम को लगा था कि पुलिस इनके पीछे नहीं पड़ी है क्योंकि ये रेड नोटिस गायब हो गया है, इसे वापस ले लिया गया होगा। लेकिन ग्रीनलैंड में अरेस्ट होने के बाद इन्हें पता चला कि एक्चुअली में ये नोटिस कॉन्फिडेंशियल था। अब सवाल ये उठा कि ग्रीनलैंड जो डेनमार्क देश का हिस्सा है, क्या इन्हें जापान को सौंप देगा? दुनिया भर में कई शहरों में प्रोटेस्ट किए गए पॉल वॉटसन को आजाद करने के लिए।
डेनमार्क की सरकार पर ग्रीनलैंड और डेनमार्क में रहने वाले लोगों ने प्रेशर बनाया और फाइनली जाकर 17 दिसंबर 2024 पॉल वॉटसन को जापान एक्स्ट्राडाइट करने की रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया जाता है डेनमार्क के द्वारा। 5 महीने जेल में रहने के बाद इन्हें जेल से रिहा कर दिया जाता है। Denmark has freed anti-whaling activist Paul Watson, declining Japan's extradition request. पॉल वॉटसन का कहना है कि इंसान एक वायरस की तरह है और धरती का इकोसिस्टम ह्यूमन बॉडी की तरह है और अभी ह्यूमंस इस बॉडी से ऐसे पेश आ रहे हैं जैसे एक वायरस आता है। एक वायरस अपने होस्ट को मारता है और इंसान भी अपने होस्ट प्लेनेट अर्थ को मार रहे हैं। इनका कहना है कि वेल्स इंसानों से ज्यादा इंटेलिजेंट होती हैं और उन्हें मारना मर्डर के बराबर है। समुद्रों के अंदर मौजूद लाइफ को इतनी तेजी से खत्म किया जा रहा है कि साइंटिस्ट भी मेजर नहीं कर पा रहे कि कितनी ओशन लाइफ एक्चुअली में खत्म हो चुकी है। ऐसे सैकड़ों स्पीशीज है जानवरों के जो डिस्कवर होने से पहले ही एक्सटिंक्ट हो जा रहे हैं। यूनाइटेड नेशंस के अनुसार दुनिया भर की मेजर फिशरीज में से 70% फुली या ओवर एक्सप्लॉइटेड है और अगर यही चलता रहा तो साल 2048 तक जाकर फिशरीज इंडस्ट्री ही पूरी कोलैप्स हो जाएगी और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण होगा इंडस्ट्रियल फिशिंग। वॉटसन का यह भी कहना है कि इंसानों के लिए उम्मीद भी जरूर है लेकिन उन्हें अपना नजरिया बदलना होगा। इंसान एरोगेंट है, उनको ये समझना होगा कि कोई भी स्पीशीज इकोलॉजिकल लॉस के अगेंस्ट जाकर सरवाइव नहीं कर पाई है और इंसान भी नहीं कर पाएंगे। और जैसा कि पॉल वॉटसन कोट करते हैं, इट्स अ वॉर टू सेव द प्लेनेट फ्रॉम आवरसेल्व्स। यहाँ एक जंग लड़ी जा रही है धरती को बचाने की अपने आप से। The world is a vampire. वाह, इनक्रेडिबल वीडियो, थैंक यू सो क्या लगता है मच। दोस्तों, पॉल वॉटसन का ये अप्रोच जानवरों को बचाने का एक सही तरीका है? नीचे कमेंट्स में लिखकर बताइए। आपकी राय चाहे कुछ भी हो, एक चीज तो पक्की है, इस पूरी कहानी से हमें यह पता चलता है कि एक अकेला इंसान भी क्या कुछ कर सकता है दुनिया में बदलाव लाने के लिए। एक अकेला इंसान हजारों वेल्स, सील्स और डॉल्फिन्स की जिंदगियां बचा सकता है। अपने अंदर झांक कर देखिए, शायद आपके अंदर भी छिपी हो हिम्मत ऐसा कुछ कर दिखाने की। आज के दिन पॉल वॉटसन 74 साल के हो गए हैं लेकिन अभी भी रुकने को राजी नहीं है। इनका कहना है कि अब ये जून 2025 में अपनी अगली कोशिश शुरू करेंगे वेल्स को बचाने की। It's coming, time is coming. अगर आप इन्हें सपोर्ट करना चाहते हैं तो सी शेपर्ड और इनकी नई ऑर्गेनाइजेशन के सोशल मीडिया हैंडल्स का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, जाकर फॉलो कर सकते हैं। और टाइम मैनेजमेंट कोर्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, कूपन कोड SAVE44 इस्तेमाल करना मत भूलिए। और अगर ये वीडियो पसंद आया, ऐसे ही समुद्री जीवों के बारे में आप और जानना चाहते हैं तो मेरा डीप सी वाला वीडियो भी आपको जरूर पसंद आएगा, जहां मैंने बात करी है डीप सी क्रीचर्स की। यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। आई थॉट ये बहुत लंबा होगा वीडियो हमारे लिए, 35-36 मिनट्स तक हम लोग ये देखने वाले हैं। पता ही नहीं चला मुझे टाइम का। जेन्युइनली आई एम सो ग्लैड एंड ग्रेटफुल फॉर सो मेनी ऑफ यू आस्किंग फॉर मी टू रिएक्ट टू दिस पर्टिकुलर वीडियो। मुझे नहीं पता ये वीडियो जाएगा और रहेगा, क्योंकि जिस तरह का ये वीडियो है, यूट्यूब ऑलवेज मेक्स इट डिफ़िकल्ट फॉर अस टू अपलोड दिस काइंड ऑफ थिंग्स। इट्स फ़नी क्योंकि यहाँ पे यूट्यूब पे वल्गर चीज़ें चलती है, काफ़ी चीज़ें हैं जो चलती है, उसमें कुछ नहीं होता है। लेकिन अगर तुम सही बात कर लो, गॉड फॉरबिड, यू एक्चुअली टॉक अबाउट समथिंग इम्पॉर्टेंट, इट डज नॉट लेट यू। आई थिंक वो सेम चीज़ हो रही है ना, बिकॉज इतने सारे लोगों को अपना इंडस्ट्री चलाना है, इतने सारे लोगों को कुछ ना कुछ चाहिए उसमें से। They're all behind this one man, and this one man is doing so much all by himself because he empathizes with these creatures who coexist in the world with us. ये बहुत सही है कि human are the only one जो इस तरह से अपनी पावर दिखाने के लिए किसी को भी कुछ भी कर सकते हैं, rather than I was so emotional in between, so emotional because I could just, अब पता नहीं, बहुत सारी कुछ ज़्यादा ही empathy और I just felt a lot of things, but I'm glad he is out there doing something. देखो, मैं दोनों से agree करूँगी, it makes a lot of sense कि जब तुम environment के लिए लड़ रहे हो, then you don't really
डू द सेम थिंग जो सामने वाला कर रहा है, बाकी तुम्हारे में और में कोई फ़र्क नहीं बनता है, कोई बचता नहीं है फ़र्क. बट एट अ certain level, when you are not doing something which can be threatful सामने वाले के लिए, दो तुम सही कर रहे हो लेकिन वो सामने वालों को ना तुम्हारे पावर का ना कोई फेयर है, कुछ नहीं है, तो तुम्हें नहीं गिनेंगे, नहीं लगा कुछ भी कर रहा है. So maybe at that time they have to take a step ahead and do something which makes them realize, listen, they will not stop and we will have to. बड़े बड़े देश है इनके खिलाफ, but I mean, what is something that public can't do, right? I am glad to have watched this video. I had no idea about a lot of things from this video. I'm so glad कि हमने ये चीज़ देखी and समझी और जानी. Thank you because of all of you. Hopefully अभी ये रहेगा video so that we can do more such videos, and I'll see you guys next time. Bye bye. Love you. Please everyone stay safe. Whatever is happening around us as well is not the best. It's really not. But again, what needs to be done needs to be done. और so thankful and grateful कि यहाँ बैठ के हम लोग ये चीज़ कर पा रहे हैं because our army is fighting over there for us. Thank you. Please stay safe. Bye. Love you.